लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, प्रिय एआई कंपनियों, डर फैलाने का ये खेल अब बंद होना चाहिए। इसमें लेखक एआई कंपनियों की उस रणनीति की आलोचना करता है जिसमें वो एक तरफ अपनी तकनीक के संभावित खतरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और दूसरी तरफ उसी तकनीक को और तेजी से विकसित भी करती रहती है। लेख का तर्क है कि एआई उद्योग ने तकनीकी नवाचार को उत्साह और उम्मीद की कहानी बनाने की बजाय भय, अनिश्चितता और संभावित तबाही की कहानी बना दिया है। लेख में खास तौर पर एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी कंपनियों का उल्लेख है। लेखक कहता है कि एंथ्रोपिक हाल ही में ऐसी रिपोर्ट लेकर आया जिसमें चेतावनी दी गई कि भविष्य में एआई अपने से भी अधिक शक्तिशाली एआई खुद विकसित कर सकता है और इंसानों का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कंपनी को सचमुच लगता है कि उसकी तकनीक इतनी खतरनाक हो सकती है, तो वो उसका विकास रोक क्यों नहीं देती? लेखक इसी विरोधाभास को डूम ट्रोलिंग यानी डर फैलाने की रणनीति कहता है। लेख के अनुसार एआई कंपनियों के सामने केवल दो संभावनाएं हैं। पहली, वो सचमुच मानती हैं कि उनकी तकनीक मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। अगर ऐसा है तो नैतिक रूप से उन्हें उसका विकास रोक देना चाहिए। दूसरी संभावना यह है कि वो इन खतरों को उतना गंभीर नहीं मानती, बल्कि निवेशकों, इंजीनियरों और नियामकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए डर का माहौल बनाती है। लेखक के मुताबिक दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हैं, क्योंकि या तो कंपनियां गैर जिम्मेदार हैं या फिर जानबूझकर लोगों की चिंताओं का इस्तेमाल अपने कारोबारी फायदे के लिए कर रही हैं। लेखक एक दिलचस्प तुलना भी करता है। वो कहता है कि कल्पना कीजिए, अगर कोई कार कंपनी ये कहे कि उसकी गाड़ियां भविष्य में अचानक आग पकड़ सकती हैं, लेकिन वो इस पर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तकनीकी प्रगति को रोका नहीं जा सकता। ऐसी बात कोई भी उपभोक्ता स्वीकार नहीं करेगा। फिर एआई कंपनियों को ये छूट क्यों मिल रही है कि वो अपनी तकनीक के संभावित खतरों की चर्चा करे और साथ ही जिम्मेदारी से बचती रहे? लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार और नियामकों की भूमिका पर भी है। लेखक का मानना है कि यदि एआई कंपनियां लगातार अपनी तकनीक को संभावित रूप से खतरनाक बताती हैं, तो सरकारों को उनकी बात गंभीरता से लेते हुए अनिवार्य सुरक्षा परीक्षण, निगरानी और जवाबदेही तय करनी चाहिए। केवल स्वैच्छिक नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अदालतें भी भविष्य में एआई कंपनियों को उनके उत्पादों से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती हैं, जैसा कि सोशल मीडिया कंपनियों के मामलों में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर द न्यूयॉर्क टाइम्स का ये लेख कहता है कि एआई को लेकर बहस डर और विनाश की कल्पनाओं पर नहीं, बल्कि वास्तविक उपयोगिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर होनी चाहिए। लेखक का मानना है कि एआई कंपनियों को या तो अपने खतरों संबंधी दावों के अनुरूप जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए या फिर लगातार भय का माहौल बनाकर लोगों की भावनाओं से खेलना बंद करना चाहिए। लेख का संदेश साफ है। तकनीकी नवाचार का उद्देश्य लोगों को बेहतर जीवन देना होना चाहिए, ना कि हर नए उत्पाद के साथ दुनिया के अंत की आशंका बेचनी चाहिए। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय यूरोप की रक्षा के नए दौर में सहयोग ही कुंजी है। इसमें कहा गया है कि आज यूरोप एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी सुरक्षा और रक्षा व्यवस्था के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ रहा है। रूस के बढ़ते खतरे और अमेरिका की बदलती प्राथमिकताओं ने यूरोपीय देशों को यह एहसास कराया है कि वो हमेशा वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन संपादकीय का तर्क है कि अगर यूरोप सचमुच रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो ये काम कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए पूरे महाद्वीप को मिलकर काम करना होगा। लेख की पृष्ठभूमि फ्रांस और जर्मनी के बीच प्रस्तावित एक विशाल संयुक्त लड़ाकू विमान परियोजना के टूटने से जुड़ी है। 100 अरब पाउंड की लागत वाली इस परियोजना को यूरोप की रक्षा साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन तकनीकी अधिकारों और नेतृत्व को लेकर दोनों देशों की कंपनियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि परियोजना ही खत्म हो गई। द गार्जियन का कहना है कि ये सिर्फ एक औद्योगिक असहमति नहीं, बल्कि यूरोप की सामूहिक सुरक्षा के लिए एक बुरा संकेत है। जब महाद्वीप को पहले से कहीं अधिक एकजुट होने की जरूरत है, तब ऐसे विवाद उसकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। संपादकीय बताता है कि फ्रांस, जर्मनी या ब्रिटेन जैसे बड़े देश भी
अब अकेले आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की क्षमता नहीं रखते। युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर तकनीक और उन्नत रक्षा प्रणालियां अहम होती जा रही हैं। ऐसे में यदि यूरोपीय देश अलग अलग रास्तों पर चलते रहे तो वो अमेरिकी तकनीक और हथियारों पर निर्भर बने रहेंगे। यही वजह है कि यूरोप को अपनी रक्षा उद्योगों के बीच अधिक तालमेल और साझा निवेश की जरूरत है। लेख ये भी बताता है कि यूरोपीय संघ ने हाल के वर्षों में रक्षा सहयोग के लिए कुछ नए पैकेज शुरू किए हैं, जैसे यूरोपीय रक्षा औद्योगिक रणनीति और रक्षा निवेश के लिए बड़े वित्तीय पैकेज। लेकिन संपादकीय का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर आर्थिक सहायता और सरकारी अनुदानों को उन परियोजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए जो कई देशों की साझेदारी से विकसित हों। इससे न केवल लागत कम होगी बल्कि यूरोप की सामूहिक ताकत भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर द गार्जियन का संदेश ये है कि यूरोप की सुरक्षा का भविष्य प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि सहयोग में है। अगर यूरोपीय देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों और औद्योगिक अहंकार को प्राथमिकता देंगे तो वो कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर वो मिलकर रक्षा तकनीक और सुरक्षा ढांचे का निर्माण करते हैं तो वो अमेरिका पर निर्भरता कम कर सकते हैं और बदलती वैश्विक राजनीति में अधिक आत्मविश्वास के साथ खड़े हो सकते हैं। संपादकीय के अनुसार यूरोप की रणनीतिक स्वायत्तता का सपना तभी साकार होगा जब वो साथ मिलकर रक्षा की भावना को व्यवहार में उतारें। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, विशेषज्ञ क्यों चेतावनी दे रहे हैं कि इबोला का यह नया प्रकोप अब तक का सबसे भयावह हो सकता है। इसमें अफ्रीका में फैल रहे इबोला वायरस के नए प्रकोप को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। लेख बताता है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और पड़ोसी युगांडा में फैल रहा यह संक्रमण ऐसी परिस्थितियों में बढ़ रहा है जो इसे इतिहास के सबसे खतरनाक इबोला संकटों में बदल सकती है। अफ्रीका सीडीसी के प्रमुख जीन कासिया ने चेतावनी दी है कि अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो ये 2014 के पश्चिम अफ्रीका और 2018 के कांगो के बड़े इबोला प्रकोपों से भी ज्यादा विनाशकारी साबित कर सकता है। लेख समझाता है कि इस बार सबसे बड़ी समस्या ये है कि वायरस का जो बुंडी बुगियो स्ट्रेन फैल रहा है उसके लिए अभी तक कोई स्वीकृत वैक्सीन या प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है। पहले के बड़े प्रकोपों में कम से कम वैक्सीन और उपचार के विकल्प मौजूद थे, लेकिन इस बार स्वास्थ्य कर्मी केवल मरीजों के लक्षणों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बीमारी को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार ही उनके पास नहीं है। अल जजीरा आगे बताता है कि पूर्वी कांगो पहले से ही गृह संघर्ष और हिंसा का केंद्र बना हुआ है। विद्रोही समूहों और सरकारी सेना के बीच लड़ाई के कारण कई इलाके स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच से बाहर हैं। ऐसे में संक्रमित लोगों का पता लगाना, उन्हें अलग करना और उनके संपर्क में आए लोगों की निगरानी करना बेहद मुश्किल हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक हजारों ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये भी नहीं पता कि वो कितनों को संक्रमित कर चुके हैं। यही वजह है कि वायरस स्वास्थ्य व्यवस्था की रफ्तार से कहीं तेजी से फैल रहा है। लेख ये भी बताता है कि सिर्फ बीमारी ही समस्या नहीं है, बल्कि अफवाहें और अविश्वास भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि इबोला का खतरा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। क्या सरकार इसका इस्तेमाल विदेशी फंड हासिल करने के लिए कर रही है? कुछ लोग बीमारी छिपा रहे हैं, जबकि कुछ समुदाय स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध भी कर रहे हैं। इससे संक्रमण रोकने की कोशिशें और कमजोर पड़ रही हैं। सबसे बड़ी चिंता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग में आई कमी को लेकर है। 2014 के बड़े इबोला संकट के दौरान दुनिया भर से अरबों डॉलर की मदद मिली थी, लेकिन इस बार आवश्यक धनराशि का केवल एक छोटा हिस्सा ही जुट पाया है। अमेरिका और यूरोप द्वारा विदेशी सहायता में कटौती के कारण हालात और कठिन हो गए हैं। अस्पतालों, आइसोलेशन सेंटरों और सुरक्षा उपकरणों की कमी भी सामने आ रही है। लेख का संदेश है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत और बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप नहीं किया तो ये संकट लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और दुनिया को एक बार फिर उस त्रासदी का सामना कर सकता है जिसे वो पहले भी देख चुकी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।